गले में लटका हुआ अजगर था जिसका आज इससे निजात मिली है देश को। क्या कहूँ इस आदमी को, तो इसकी प्रतीक्षा तो मैं 2015 से कर रहा था। और इसको मैं मारीच क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने कहा ना, देश के लिए खतरनाक था, देश के लिए खतरनाक था, सनातन धर्म के लिए खतरनाक था। कितना खतरनाक था जरा इसको मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। फिर ये कि दिल्ली दंगे में आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा की जो हत्या हुई वो इसकी पार्टी के पार्षद ने की, जो उस समय पार्टी का पार्षद था, ताहिर हुसैन। तीनों का संरक्षक कह लीजिए, सरपरस्त कह लीजिए, हमदर्द कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, अकेला आदमी था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर खुश तो बहुत होंगे आज। वास्तव में इस क्षण की मैं 10 सालों से प्रतीक्षा कर रहा था, और जबकि मेरा दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन ये आदमी दिल्ली तक सीमित था ही नहीं मनीष जी। ये आदमी देश के लिए घातक था, देश के गले में लटका हुआ अजगर था ये आदमी। और ये जैसे अजगर आप देखिए तो कहीं आपको काटता हुआ नजर नहीं आता, वो धीरे 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 अपना शिकंजा कसता जाता है और आदमी की पसलियां तोड़ देता है। वो इस तरह से अजगर हत्या करता है। तो ये देश के गले में लटका हुआ अजगर था जिसका आज इससे निजात मिली है देश को। क्या कहूँ इस आदमी को, तो इसकी प्रतीक्षा तो मैं 2015 से कर रहा था। और अब उस समय उसका कोई पोस्ट दिखाने का कोई मतलब नहीं है। 2015 में इसके पूरे गैंग से मैं कनॉट प्लेस में बाकायदे भिड़ गया था। कर्नल मेरे साथ थे और 2-3 लोग थे। तो बड़ी तो मैं तब से इसको जानता हूँ। और मैं इसको हमेशा मैंने राजनीतिक दल जाना ही नहीं, मैं एक गिरोह जानता था इसको, कि देश के खिलाफ काम करने वाला एक गिरोह जो राजनीतिक आवरण ओढ़े हुए है। और दुर्भाग्य से दिल्ली इसके झांसे में आई। 2015 में जिताया, 2020 में जिताया, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री 25 में 2000 प्रधानमंत्री मोदी ने इस राक्षस से, इस ठग से, क्या कहूँ इसके लिए, इस अजगर से मुक्ति दिलाई है दिल्ली को। ये बहुत बड़ा दिन है आज। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली, केवल दिल्ली के मतदाताओं नहीं, जिसको देश से प्रेम है, जिसको देश से प्यार है, वो हर नागरिक आज भारत में खुश होगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और इससे आप दिल्ली के चुनाव का महत्व समझ सकते हैं। दिल्ली के चुनाव के जो परिणाम आया, इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि ये एक राजनीतिक लड़ाई थी ही नहीं मनीष जी। कि ये राजनीतिक लड़ाई हो तो इसका राजनीतिक विश्लेषण होगा, कौन हारा कौन जीता। तो वो लड़ाई थी ही नहीं, ये पूरा गिरोह था। और उस गिरोह के खात्मे की आज शुरुआत हुई, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आज इसकी शुरुआत हुई इस गिरोह की। और कैसा घृणित, घिनौना और स्वार्थी ये चरित्र है, ये भी हम लोग आज बताएंगे। आप कह रहे हैं कि मरीच ढेर हुआ और मरीचिका का अंत हुआ, मतलब इतना बड़ा लाइन कि एक मरीच ढेर हुआ, मरीचिका का अंत हुआ। मुझे याद है कि मैंने, व्यूअर्स को याद होगा, मैंने कहा तीनों हारेंगे। ये तिहाड़ रिटर्न ये तिहाड़ रिटर्न सिसोदिया, टकला, और उसके बाद ये तिहाड़ रिटर्न सत्येंद्र जैन। दिल्ली में ये शिक्षा माफिया, ये शिक्षा का एक आवरण ओढ़े हुए था। शिक्षा क्रांति का जनक उसे बताया था, स्वास्थ्य क्रांति का जनक जो तिहाड़ में पड़ा हुआ था, जो तिहाड़ में अंग प्रत्यंग में मालिश करा रहा था, और ये ईमानदारी का मसीहा। ये तीनों के हार के बड़े गंभीर मायने हैं। क्या इसीलिए आप कह रहे हैं कि मरीच ढेर हुआ, मरीचिका का अंत हुआ? नहीं मनीष जी, ये मैंने कहा इनकी हार जीत जो है वो राजनीतिक लड़ाई के रूप में आ जाती है। राजनीतिक स्तर पे आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं, हम लोग अभी करेंगे भी। इसको मैं मारीच क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने कहा ना, देश के लिए खतरनाक था, देश के लिए खतरनाक था, सनातन धर्म के लिए खतरनाक था। कितना खतरनाक था जरा इसको मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। ये आदमी खुलकर बाटला हाउस के आतंकवादियों का समर्थन करता था, लेकिन जब ये चुनाव आता था तो जाकर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने लगता था। ये है इसका मारीच रूप, जो राक्षस रूप था। और बरगलाने के लिए वो आ जाता था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। ये आदमी दिल्ली के अंदर सीए एनआरसी जो हुआ, उसका सबसे बड़ा फाइनेंसर कह लीजिए, फ्रंट फिलासफर गाइड कह लीजिए, ये आदमी था। लेकिन ये वहां जाता नहीं था, इसके और गुर्गे जाते थे, पीछे से काम करते थे। और उस पूरे जो 2-3 महीने वहां पे चली बवाल दिल्ली के अंदर, वो टोटल आम आदमी पार्टी की ही प्रोजेक्ट था, किया हुआ था। यही इसको चला रहा था। कांग्रेस उस बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। लेकिन जब चुनाव आया, और उसके अलावा हाँ, ये तो हुआ इसका सीए एनआरसी। और याद करिए कि दिल्ली दंगे में आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा की जो हत्या हुई
वो इसकी पार्टी के पार्षद ने की, जो उस समय पार्टी का पार्षद था, ताहिर हुसैन। तो इस कदर ये हिंदू विरोधी, देश विरोधी ये आदमी था। लेकिन कितना बेशर्म और कितना शातिर आदमी था कि उसके महीने भर बाद जब चुनाव हुआ तो ये पूरी टीम लेकर फिर हनुमान कलकत्ता कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंच गया, और वहां रामायण और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा ये सब गाने लगा। तो ये है इस आदमी का चरित्र। अभी आप देखिए कि 10 साल से ये आदमी दिल्ली के मस्जिदों के इमामों को, मौलानाओं को 18,000 रुपए तनख्वाह दे रहा था। इसने कभी देखा नहीं, मतलब घोषणा करने देने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जब चुनाव आया तो उसने कहा कि हम हिंदू मंदिरों के पुजारियों को भी बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा वो धर्म की सेवा करते हैं, तो हम उनको भी 18,000 देंगे। 10 साल इसको याद नहीं आई उन हिंदू पुजारियों की। तो ये काम केवल मारीच कर सकता है, कोई काल नेमी कर सकता है। अन्यथा कोई भी नेता जो होता है बेशर्मी के साथ फिर एक अपने स्टैंड पे खड़ा होता है, और इसके साथ जो जिन लोगों के लिए करता था एक हरकत, वो कितनी मजबूती से खड़े थे ये बताता है इस मारीच को ताकत कहाँ से मिल रही थी। तो बाटला हाउस के चाहे आतंकवादी हो, सीए एनआरसी के बवाली हो, जिन्होंने पूरा दिल्ली को तीन तीन महीने अपने कैद रखा, और या फिर दिल्ली के दंगाई हो, तीनों का संरक्षक कह लीजिए, सरपरस्त कह लीजिए, हमदर्द कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, अकेला आदमी था जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। लेकिन चुनाव के समय वो हनुमान चालीसा पढ़ता था हनुमान मंदिर में जाके। तो ये काम इसलिए मैं इसको मारीच मानता हूं। और मरीचिका की जो बात करी आपने, तो मरीचिका तो इतनी घातक या इतनी विस्तृत मरीचिका तो मारीच ने भी नहीं फैलाई थी। रामायण का अगर आप किस्सा पढ़िए तो उसको सोने का हिरन बन गया था, बाकी उसने कोई जाल बट्टा नहीं फैला पाया था। इस आदमी ने दिल्ली को किस तरह की मारीचिका के जाल में फंसाया कि 59 कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करते करते ये अब आ गया था कि मैं 2100 रुपए महीना भी दूंगा। लेकिन इसने दिया कि कभी दिल्ली को कुछ दिया ही नहीं। यानी जो केवल दो इस आदमी के अगर खाते की बात करिए तो एक वो जो बिजली के बिल या पानी के बिल, इसको जो है कुछ लोगों के माफ किए थे इसने। उसमें भी हम लोग लगातार टेलीविजन पे देख रहे थे कि ऑटो वाले, टेम्पो वाले, तो वो भी बता रहे थे कि हमारा बिल माफ नहीं हो रहा, किसी का 7,000 आ रहा, किसी का 5,000 आ रहा। लेकिन ये उसको बेचता रहा। मरीचिका जो सबसे बड़ी इसकी मरीचिका थी और जो दिल्ली के लिए बड़ी घातक साबित हुई, वो एक शिक्षा को लेकर थी और एक स्वास्थ्य को लेकर थी। कि शिक्षा का हम लोग अक्सर अपने डिबेट में कह चुके कि जिसके यहाँ 19,000 में से 77% टीचर फेल हो जाए, न्यूनतम उनको 33% नंबर ना मिले परीक्षा में, और वो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा रहे थे। और ये आदमी न्यूयॉर्क के अखबार में अपना विज्ञापन छपवा रहा था पहले पन्ने पर कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास है। ये होती मरीचिका कि जमीन पे कुछ और है और आप किस तरह से लोगों को बरगला रहे हैं। और उसी तरह के जो स्वास्थ्य विभाग की बात आ जाइए तो वो कोरोना काल उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि इस दिल्ली में 26,000 आदमी मर गया, लेकिन ये बताता था कि दिल्ली में तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। और इसकी कितनी बदतर थी एक उदाहरण से मैं दिए देता हूँ कि चलिए यूपी में तो योगी बाबा बहुत एक्टिव हो गए थे, बहुत कुछ उन्होंने कर लिया था और वो काफी कंट्रोल हुआ। मनीष जी, बिहार तो बड़ा गया गुजरा पिछड़ा हुआ राज्य है, और मैं दर्शकों से कहूंगा वो तो सब बाकायदे इंटरनेट पे उपलब्ध हैं कि दिल्ली से 5 गुना कम, 5 गुना कह रहा हूं बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही होंगी, कि 5 गुना कम मौतें बिहार में हुई थी। ऐसे 5-6 गुना कम मौतें झारखंड में हुई थी। और इस देश के किसी भी अंधे आदमी से पूछ लीजिए जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो वो आपको बता देगा कि झारखंड में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे 10-20 गुना ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिल्ली के अंदर हैं, जहां पर पूरी दिल्ली सरकार मतलब केंद्र की सरकार इसके सहायता में खड़ी थी, खुलकर खड़ी थी। राजनाथ सिंह ने अपने रक्षा मंत्रालय को पूरा झोंक दिया था, अमित शाह ने अपने गृह मंत्रालय को झोंक दिया था, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं किस तरह से इंटरेस्ट लेके वहां पे गैस की जो ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था कर रहे थे। उसके बावजूद दिल्ली में सबसे ज्यादा मौतें हुई। अगर सबसे ज्यादा आप औसत निकालिए तो औसत के हिसाब से तीसरे नंबर पे मौतों में था ये। पहले नंबर पे वो बाप बेटा की सरकार थी बम्बई वाली, और दूसरे नंबर पर कम्युनिस्टों के केरल, और तीसरे नंबर पर दिल्ली। तो झारखंड और बिहार से बदतर प्रदर्शन लगातार 2 साल इसने कोरोना में किया। तो इसकी स्वास्थ्य सेवाएं क्या थी, लेकिन ये सपना, वही ना मैं मरीचिका की बात कर रहा हूँ कि कितना घातक इसकी मरीचिका थी कि सपना दिखाता रहा कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास इसकी सेवाएं हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, इसके पास स्वास्थ्य सेवाएं
विश्व स्तर की हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज जो एक मरीज का अंत हुआ है और उसकी मरीचिका का भी अंत हुआ, ये ढेर हो गया आज वहां पर। और ये वास्तव में बहुत ऐतिहासिक दिन है आज दिल्ली के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि इसके मनीष जी हम लोग तो लगातार इस पर बातें करते रहे हैं कि ये आदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कर सकता है, ये बात ही नहीं थी। ये आदमी भारत की राजनीति में अपना अस्तित्व बनाकर ये भारत की राजनीति को कितना खोखला कर रहा था, कैसे कैंसर से ग्रस्त कर रहा था। और इसका एक उदाहरण मनीष जी, क्योंकि अपने दर्शक प्रबुद्ध दर्शक हैं, वो बातों को समझते होंगे। एक नुकसान तो जाते जाते कर ही गया और उस नुकसान से उभरने में भारत को वर्षों, हो सकता है दशकों लग जाएं। कि इसने जो हरामखोरी वाली राजनीति की इसने नींव डाल दी कि भाजपा को आना पड़ा, उस स्तर पर आना पड़ा। और अगर उस स्तर पर ना आती तो इसका खात्मा ना होता। जो इसके बड़े लिबरल और वो फ्रेंड हैं, वो जो बड़ा बड़ा गाना गा रहे कि भाजपा भी तो वही करने लगी, भाजपा वो नहीं करने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3 चुनाव लड़े लोकसभा के, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम तुमको इस तरह से हरामखोरी देंगे। लेकिन वो हरामखोरी के लालच में दिल्ली ऐसी फंसी हुई थी कि प्रधानमंत्री मोदी भी समझ चुके थे कि जब तक हम अब इसके स्तर पर नहीं उतरेंगे, इसको हराना नामुमकिन है। और इसीलिए आप देख रहे हो मनीष जी दिन भर इसके वीडियो चल रहे हैं कि एक वीडियो में कह रहा है कि 2050 तक तो भाजपा मुझे नहीं हरा सकती, यानी जब तक ये मर नहीं जाएगा तब तक इसको भाजपा हरा नहीं सकती, 2050 तक जिंदा नहीं रहेगा। तो अपने मरने तक बता रहा है कि मरते दम तक मुझे भाजपा नहीं हरा सकती। एक वीडियो में कह रहा है कि भाजपा मुझे इस जन्म में नहीं हरा सकती, यानी उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इस कदर अहंकार जो इसके सर पर चढ़ा हुआ था, इस तरह जो गरज रहा था ये अहंकार के नशे में, वो सिर्फ इसलिए गरज रहा था क्योंकि इसको मालूम था कि इसने वो हथियार शुरू किया है भारत की राजनीति में जो भाजपा नहीं बनी थी, किसी पार्टी ने कभी नहीं किया पूरे हिंदुस्तान में। और ये केवल चुनाव जीतने की रणनीति नहीं थी, ये दर्शक समझें कि चुनाव तो इसको प्लस पॉइंट था ही कि उसकी बदौलत ये चुनाव जीत रहा था, लेकिन इसके मूल में कोई और था। जो मैं कह रहा हूं ना कि विदेशी ताकतों का एजेंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठाल दो। और सबसे मूलभूत चीज जो बिजली, जो ऊर्जा, जो आज की तारीख में 21वीं सदी में किसी भी देश की तरक्की में सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है, उस पूरी जो बिजली की व्यवस्था है उसका भट्टा बैठाल दो। और ये बैठाल रहा है। यहाँ पे दिल्ली में 300 यूनिट, पंजाब में 600 यूनिट। तो ये भगवंत मान के पिताजी आके देंगे उसका पैसा कि ये केजरीवाल का बाप दे रहा था आके? कोई नहीं देगा। और जब पैसा नहीं जाएगा वो तो बिजली का जो व्यवस्था है, जो ऊर्जा की हमारी व्यवस्था है, वो चरमरा के एक दिन ढह जाएगा वो ढांचा। और उसका लाभ किसको होगा मनीष जी? उसका लाभ अगर सबसे ज्यादा होगा तो चीन को होगा, क्योंकि चीन ही हमारा जो बिजनेस कंपटीटर है। तो ये एजेंडा जो फ्री वाली बिजली और फ्री वाली पानी है, ये इसके दिमाग की उपज नहीं था, ये इसको दिया गया था। और याद करिए इसने पहले चुनाव से खुराफात शुरू की थी 2013 में जो भी लड़ने आया था। तो ये एक पंथ दो काज हो रहे थे कि वहां पर जनता फंसी और इसने उसको लागू किया, और जब आया तो उसने सरकार में भी लागू किया। तो जनता को फंसाकर किस तरह से देश विरोधी एजेंडे चलाए जाएं। और मैं दर्शकों से फिर कह रहा हूं कि ये काम, ये खुराफात, ये देशघाती हथकंडे, ये इस आदमी ने ही 2013 से शुरू किया। अन्यथा इससे पहले कि मुझे कई चुनाव याद है, कोई भी पार्टी हो वो जो बहुत हद पार करती थी कोई फ्री बीज देने की, तो वो ये कहती थी कि तुम्हारा जो बिजली का बिल अब तक का बकाया है उसको हम माफ कर देंगे, यानी बकाया माफ कर देंगे लेकिन तुमको नया बिल देना पड़ेगा। पानी के बारे में कोई बात नहीं करता था कि हम तुम्हारा पानी बिल माफ कर देंगे। इसने करना शुरू किया। और हमारे यहाँ की बेशर्म मीडिया, ये बेशर्म न्यूज चैनल, इन्होंने आज ये फ्री बीज की गाना गा रहे हैं और बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भी करने लगे। जिस समय इसने शुरू किया था ये खुलकर नंगे होकर नाच रहे थे उसके देशघाती हथकंडे के खिलाफ। जिस समय 2013 में इसने ये काम शुरू किया था और देश के अंदर अकेली पार्टी थी जो ये हरकत कर रही थी, ये करतूत कर रही थी, तो यही न्यूज चैनल इसके गाने गा रहे थे, हिजड़ों की तरह गाने गा रहे थे, ताली बजा बजा के नाच रहे थे कि क्या इसने देखिए जनता के लिए किया, क्या बिजली बिल दे दिया और कैसा हीरो हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस था जो आम आदमी की समझ में नहीं आता, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में तेजाब डाल रहा था, मट्ठा नहीं तेजाब डाल रहा था ये। और डबल फायदा हो रहा था कि इसी बहाने सत्ता में लगातार बना हुआ था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी जीत कर आए हैं और इसको बहुत बुरी तरह से पराजित किया है, तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है उसमें अब वो जो कह चुके हैं वो तो करेंगे, लेकिन आज उन्होंने कोई इस तरह के हरामखोरी भत्ते की याद नहीं दिलाई
कि हम ये हराम में कर देंगे, वो हराम में कर देंगे। उन्होंने पूरा उनका जो दिल्ली संबंधित था वो विकास पर केंद्रित था, विकास पर आधारित था, और जो यमुना जिस पर भी हम लोग बात करेंगे वो यमुना पर केंद्रित था। तो ये अंतर है भाजपा और इस ठगों के गिरोह में। बिल्कुल, और इसीलिए आपने कहा कि ये मरीच और मरीचिका का अंत हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सर, इसने कहा था कि आज प्रधानमंत्री ने इसकी भी चर्चा की। आपको याद होगा विधानसभा में इसने कहा था कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, और बदतमीजी के साथ इसने कश्मीर फाइल का मजाक उड़ाया था। मैं मनीष जी एक एजेंडा और याद दिला दूं, क्योंकि इसके देशघाती की बात हो रही, फिर हम लोग उस पर दोबारा नहीं आएंगे, कि मैंने आपको सीए गिनाया, दिल्ली के दंगे गिनाए, और दिल्ली को पूरी तरह से अराजकता के शिकंजे में फंसा देना, और देश की आन बान शान, एकता, अखंडता, संप्रभुता का जो सबसे बड़ा निशान है हमारा तिरंगा, उस तिरंगे को लाल किले से नोच कर फेंक दिया था जिन खालिस्तानी गुंडों ने, वो भी इसी का दिया हुआ श्रेय था। वो भी तो ये पूरी तरह से भारत विरोधी ताकतों का एजेंट बनकर दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था, और ये सबसे बड़ा सरदर्द नहीं था, ये सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा था धीरे धीरे। और अगर अब की इस चुनाव में भी ये जीत जाता तो बहुत भयानक परिणाम उसके होते, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और प्रधानमंत्री मोदी का जो औरा था उसकी बदौलत ये जीत नहीं सका। तो ये इसलिए मैंने इसको मारीच कहा था। मैं जो इसका देशघाती चरित्र बता रहा था वो मैं भूल गया था उस समय बोलते बोलते, तो अचानक मुझे कहा कि ये भी इसका जरा गौर करिए कि हमारा तिरंगा लाल किले के से नोच के फेंक दिया जाए। ये हिम्मत तो आज तक ना पाकिस्तान कर सका ना चीन कर सका, और उसको इसने कितनी स्मूथली दिल्ली के अंदर करवा दिया था। और कुछ बेशर्म मीडिया वाले कैसे इसका साथ समर्थन दे रहे थे। तो एक इसको खाली अकेला चेहरा नहीं था, एक इसके इर्द गिर्द एक उन्होंने पूरी कवच बना के दिया था कि तुम जो कुकर्म करोगे, जो देशघाती कुकर्म करोगे, उसको संरक्षण देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हम तुमको पूरा मीडिया का एक ग्रुप देंगे, और वो आज भी इसी तरह लगा हुआ है।